हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी एग्ज़ाम लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, सिलेबस के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कौन सी यूनिट से कितने अंकों का आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसका नाम है आपका रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ये आपका जो आ रहा है 20 अंकों का आ रहा है, टोटल 20 मार्क्स का ये आपका आ रहा है। उसमें जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं का जो टॉपिक है, इसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं वो हमें देखना है। जैसे होता है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, क्या तात्पर्य है संतुलित रासायनिक समीकरण का। संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं हैं हमारी। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया के सब पार्ट हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैप्टर आपने किया है तो आपको ये सारी की सारी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये सारी की सारी डेफिनेशन पता है सीरियल वाइज, तो आपके लिए इस यूनिट को करना आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इसका जो नेक्स्ट यूनिट का पार्ट है वो है अम्ल, क्षार तथा लवण। क्या है दोस्तों? अम्ल, क्षार तथा लवण। उसमें जो है H पॉजिटिव आयन तथा OH निगेटिव आयन के आधार पर अम्ल। जैसे कि हम सभी को पता है, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH निगेटिव आयन देते हैं वो बेस होते हैं। यानी कि जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, जो OH निगेटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्षार होते हैं। क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, उनकी डेफिनेशंस बतानी है। सामान्य गुणधर्म। तो दोस्तों, जो चीज़ पूछी गई है सिलेबस में, उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। ठीक है ना। उसके आसपास की चीज़ें देखनी है, ये नहीं कि हमें बिल्कुल ही उस पर PhD कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, हमें नॉर्मल जो जो हमारा जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास की चीज़ें हमें करनी है, साथ में जो हमारे सिलेबस का पार्ट है या प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है दोस्तों। सामान्य गुणधर्म हमें देखना है। उदाहरण तथा उपयोग, कि भाई जो होते हैं आपके अम्ल तथा क्षार जो होते हैं या लवण होते हैं, उनके उदाहरण बताने हैं, उनके आपको उपयोग बताने हैं, कहाँ कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। पीएच पैमाने की अवधारणा बतानी है। जो पीएच पैमाना है उस पर आप किस तरीके से एसिड और बेस को पता कर सकते हैं। ठीक है। लघु गुणक से संबंधित परिभाषाएं आवश्यक नहीं है। जो लॉगरिथम है उसके अकॉर्डिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसने क्लियरली सिलेबस में ये सब चीज़ नोटिफाई किया हुआ है ना, नोटिफिकेशन में ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, हमें ये सारी की सारी चीज़ें इसने पहले ही दी हुई है, गिवन है इसमें। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट है वो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, और जो पीएच स्केल होता है आपको पता ही है कि स्केल होता है, उसमें स्केल में जो 7 होता है वो आपका उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, जो कि वाटर होता है, H2O होता है। और जो 7 से नीचे वाला है वो आपका एसिडिक होता है, और 7 से जो ऊपर वाला है वो आपका बेसिक होता है। ठीक है, यानी कि अम्ल और क्षार। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में पता होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है दोस्तों। उसके बाद विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि का उपयोग। ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी है, इनकी निर्माण विधि और उपयोग, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये जो चीज़ें दी हुई है ये चीज़ें हमें फोकस करनी है, ना कि हम आलतू फालतू की चीज़ें करें। ठीक है दोस्तों। तो मेन जो है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छे मार्क्स लाएंगे। इवन हम अपने कॉलेज, अपने जो भी एरिया है उसको टॉप करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो धातु और अधातु जो है आपका एक नेक्स्ट यूनिट है। धातु अधातु, धातु अधातु में क्या क्या पूछा गया है वो देखते हैं। धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, गुणधर्म किस तरीके के होते हैं, धातु के गुण क्या होते हैं, धातु के गुण क्या होते हैं। ठीक है। उनकी पहचान किस तरीके से होती है कि कोई चीज़ है हमारे पास वो धातु है या अधातु है। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म। तो हम ये जो गुणधर्म है इनको अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़े तो हमारे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। हम आसपास की चीज़ों को टच करके देखें और फील करें कि यार ये धातु है या अधातु है, तो उसको हमें पता कैसे चलेगा कि ये धातु है धातु, उसके कुछ ना कुछ गुणधर्म होंगे। ठीक है। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी कौन ज़्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है, ये हमें देखना है।
कौन से? ये धातु और अधातु के बारे में, धातु क्रम की आधारभूत विधियां, ठीक है दोस्तों, संचारण तथा उसका निवारण, ये हमें देखना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कार्बनिक यौगिक है। क्या है दोस्तों? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में हमें देखना है कार्बनिक यौगिकों में सह संयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जैसे कि हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, नाम पद्धति जिनको IUPAC नेम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग। तो इनके जो दिए हुए हैं इसने कहा है केवल गुणधर्म तथा उपयोग हमें बताने हैं। ठीक है दोस्तों। साबुन और अपमार्जक, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इन्हीं ही चीज़ों को आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, और हम अभी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में, अगर हमें टाइम मिला तो इसमें ही हम वीडियो को, ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हुई तो हम इसी में ही वीडियो को थोड़ा सा आपको बता देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में तो हम कंटिन्यू करेंगे ही। ठीक है दोस्तों। तो साबुन और अपमार्जक। तो नेक्स्ट जो है हमारी इकाई है जैव जगत। ये भी हमारी कितनी मार्क्स की आ रही है दोस्तों? 20 नंबर की हमारी जैव जगत आ रहा है। इसमें क्या क्या है? जैव प्रक्रम है, इसमें सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट जो चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों के में नियंत्रण एवं समन्वय, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसको क्या, इसमें क्या क्या पॉइंट दिए हुए? पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, ये हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रवृत्ति क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन्स, ये इसके सब टॉपिक हो गए। प्रजनन, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक, प्रजनन स्वास्थ्य, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, आवश्यकताएं बतानी है, परिवार नियोजन की विधियां बतानी है। सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये सारे के सारे इसके सब टॉपिक हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है आनुवांशिकता। ठीक है ना। आनुवांशिकता जो है हमारा, आनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, मेंडल ने क्या योगदान दिया था इसमें? लक्षणों की वंशागति के नियम, जो लक्षण है उसके वंशागतियों के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, जो लिंग निर्धारण है उसका संक्षिप्त परिचय देना है। ठीक है दोस्तों। तो जो चीज़ इसने ब्रैकेट में अंडरलाइन की है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है दोस्तों। यानी कि हम किसी भी एग्जाम को उठा के देख लें, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप चलेंगे तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, और आपको पता भी रहेगा कि आपने कितनी चीज़ें कवर कर ली और कितनी चीज़ें छूट गई आपकी जो आपको करनी है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो इकाई है वो आपकी 12 नंबर की आ रही है। तो टोटल अभी पहली जो इकाई देखी थी हमने वो 20 मार्क्स की थी, जो दूसरी इकाई है वो भी 20 मार्क्स की है, और जो थर्ड इकाई है आपकी, थर्ड यूनिट है, वो 12 मार्क्स की है। तो उसमें देखते हैं कि इसमें से क्या क्या आ रहा है। तो वर्क पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, यह है आपका। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, मुख्य दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं। ठीक है ना। दर्पण सूत्र में क्या नहीं करना है? निगमन नहीं करना है। ये चीज इसने ब्रैकेट में कर दी है। आवर्धन, व्युत्पत्ति आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आवर्धन, लेंस की क्षमता, आवर्धन बताना है और लेंस की क्षमता बतानी है। ठीक है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, मानव नेत्र में क्या लेंस का कार्य होता है? दृष्टि दोष एवं निवारण, दृष्टि दोष बताना है, उसका निवारण बताना है। गोलीय दर्पण तथा लेंसों के अनुप्रयोग बताने हैं हमें। ठीक है दोस्तों। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकिरण, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट यूनिट है वो है आपका विद्युत प्रभाव, जिसको इकाई 4 बोल रहे हैं। ये आ रहा है आपका 13 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों। तो हर एक चीज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इसकी जो है विद्युत धारा जो है आपका पहला टॉप पॉइंट है इसमें, विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम,
V इज इक्वल टू आई आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, V इज इक्वल टू आई आर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो ये यूनिट आपके लिए बहुत आसान हो गई। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो जैसे एक छोटी सी बात है जो मैं आपको इसके साथ साथ बताना चाहता हूं। जैसे हमने एक बात करी, ओम के नियम की बात करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर है। V इज इक्वल टू आई आर का मतलब क्या है, अगर हम वोल्टेज जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटाते हैं तो करंट भी घटेगा। सिमिलरली अगर करंट घटाते हैं तो वोल्टेज भी हमारा घटेगा, करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, जैसे कि सो फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल बात करते हैं कि जैसे पानी की टंकी हमने खोली, पानी की टंकी हमने खोली तो पानी आएगा, पानी की टंकी हमने नहीं खोली तो पानी नहीं आएगा। ठीक है, और जैसे पानी की टंकी हमने ज़्यादा खोली तो ज़्यादा पानी आएगा, कम खोली तो कम पानी आएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये ओम का नियम है। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा दैनिक जीवन में उपयोग। विद्युत शक्ति P, V, I तथा R में अंतर संबंध, इन चारों के बीच में क्या अंतर संबंध है वो हमें देखने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो इसमें पार्ट है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो विद्युत धारा है उसका चुंबकीय प्रभाव क्या है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्षेत्र रेखाएं हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल। ठीक है दोस्तों, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, कौन सा हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ। तो कौन सा नियम पूछा इसने, बाएं हाथ का नियम। तो हमें जो चीज पूछी गई है उसी का ही हमें जवाब देना है दोस्तों, ना कि हमें अपने हिसाब से एक्स्ट्रा चीजें कर लेनी है। ठीक है, जो भी सिलेबस में आई हुई है वो चीज हमें देखनी है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं, और हमारे लिए सारी चीजें आसान हो गई। तो 5th यूनिट जो है आपकी वो है आपकी प्राकृतिक संसाधन। ये आ रहा है आपका 5 नंबर का, ये जो है यूनिट 5 है। इसमें क्या है, हमारा पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण में परितंत्र है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ओजोन परत का अपक्षयन है और अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण है। ठीक है दोस्तों, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ये सारे के सारे जो है हमारा सिलेबस का पार्ट है। तो टोटल दोस्तों इस हिसाब से जो हमारा पेपर है वो हमारा 70 अंकों का हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं। ठीक है, तो किस तरीके का हमारा पेपर होगा, हमें 70 मार्क्स का हमें पेपर आएगा हमारा। तो इसमें जो सामान्य निर्देश दिए हुए हैं वो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जो हमारा पेपर हमारे सामने आएगा तो हम पहले किसी चीज़ को देख लेंगे एक बार, तो हमारे लिए जो उसका भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, मिथ बना हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। और जब किसी चीज़ का डर खत्म हो जाता है तो दोस्तों हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, जैसे मसूरी जा रहे हो आप घूमने के लिए, पहली बार आपके जहन में मसूरी ऐसा रहेगा कि जैसा आपने फिल्मों में देखी है, बहुत सारी चीज़ें, पहाड़ी इलाके देखे हैं, बर्फ़ देखी है, तो आपको लगेगा कि ऐसा ऐसा ही होगा। लेकिन जब आप रियलिटी में जाओगे वहाँ पे तो आपको लगेगा कि अरे यार मसूरी तो ऐसा है। और जब दोबारा जाओगे उस चीज़ की तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे किसी ने 10th की भी हो, उसको दोबारा से एग्जाम देना उसके लिए आसान है, लेकिन जो पहली बार कर रहा है उसके लिए मुश्किल है। जैसे आपने 9th की है दोस्तों, तो 9th में आपके लिए क्या था, अब 9th आपके लिए आसान हो गई ना। इसी तरीके से आप जब इसको कर चुके होंगे आपको चीज़ आसान बनानी है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, आपका बस नज़रिया होता है। जैसे कहा है ना किसी फिलोसफर ने, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बी होल्डर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से खूबसूरती जो होती है देखने वाले की आंखों में होती है, ना कि सामने वाले के अंदर। तो खैर हम आगे बात करते हैं प्रश्न के ऊपर। तो जैसे इसमें सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। पहला जो है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में आपका जो है बटा हुआ है, खंड ए है तथा खंड ब है। ठीक है ना, 2 उसमें विभाजित है ये खंडों में, खंड ए तथा खंड ब, व 3 उपभागी है। ठीक है ना, उपभोग है। उपभागों में पता क्या क्या है, 1 2 3 में विभाजित है। जो उपभाग है इसके 3 पार्ट में विभाजित हुए हैं। प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिन्हें सही विकल्प का चुनाव करें। OMR उत्तर पृष्ठ पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। तो एक OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको गोले फिल करने हैं। उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे, जो भी आपने उत्तर दिया उसको मत काटे, तथा इरेजर अथवा हाइलाइटर
का प्रयोग ना करें। तो उसके लिए ना तो इरेजर यूज करनी है आपको, ना ही हाईलाइटर यूज करना है दोस्तों। आगे जो पॉइंट दिया हुआ है, खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो जितने भी बहुविकल्पीय है आपके, उसके लिए प्रत्येक के लिए 1 प्रश्न है। खंड बे में वर्णात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो जो जो क्वेश्चन है उनके सामने ही उनके निर्धारित अंक दिए हुए हैं। खंड बे के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, खंड बे के सारे प्रश्न करना क्या है, आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जो भी आप नया खंड लिखने वाले हो, उसको नए पृष्ठ से ही इस्तेमाल करें, नए पृष्ठ पे ही उसका प्रयोग करें। और जो सभी प्रश्न अनिवार्य है, जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें खंड ए है। खंड ए में आपको देखो बहुविकल्पीय दिए हुए हैं, ये बहुविकल्पीय, इसका जो है मार्क्स जो है सामने दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको खंड ए में कितने बहुविकल्प मिलेंगे दोस्तों? खंड ए में आपको जो है मिल रहे हैं टोटल 20 बहुविकल्प मिल रहे हैं दोस्तों। और इन 20 के बहुविकल्प का जो है आपका जो अंक दिया हुआ है उनके सामने दिया हुआ है। तो आपको जो है, जैसे कि आपको कोई सा भी आंसर देखना है, उसका आपने इसमें टिक लगाने के बाद OMR शीट में भरना है। ठीक है दोस्तों, और उसने क्लियरली पेपर में कहा है कि उसको काटना नहीं है, ना ही उसको इरेजर से रफ करना है। ठीक है, अब कहा है उसने खंड बे वर्णात्मक प्रश्नों के लिए भौतिक विज्ञान का है। इसमें क्या है, उपभाग 1 में पहला क्वेश्चन है, पहले का 1, इसे 2 मार्क्स का दिया हुआ है। उसका बी पार्ट जो है ये भी 2 मार्क्स का दिया हुआ है। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है, 4 मार्क्स का दिया हुआ है ये। और जो इसका सब पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके सारों के मार्क्स उनके सम्मुख दिए हुए हैं। चौथा जो है आपका 6 नंबर का दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, उसमें 3 पार्ट है, इसके भी 3 पार्ट है, A B C, तो ये आपका 6 नंबर का दिया हुआ है। अब इसमें क्या कहा है, या तो आप चौथे का ये वाला कर लो, या फिर अथवा कह के कहा है इसके दोनों ये पार्ट करने होंगे। या तो ये सारे के सारे 6 नंबर के कर लो, या फिर ये 3 दोनों मिला के 6 नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपको बेहतर से आता है उसको ही करें, और दूसरे क्वेश्चन को छेड़ने की कोशिश ना करें। सपोज आपने इसका 1 पार्ट आता है, दूसरा नहीं आता है, तो आप उलझ गए, और इसके 2 आते हैं, 1 नहीं आता है, तो उलझ गए। तो आप देखना है कि आपको कौन सा आता है, कौन सा आपको पहले करना है। ठीक है दोस्तों, उलझना नहीं है, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन है, टाइम के साथ साथ आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, पैनिक नहीं होना है, आराम से रिलैक्स होकर सोचना है कि आप कौन सा कर सकते हैं। और जब प्रैक्टिस करोगे एग्जाम से पहले, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि हमें पहला कौन सा करना है। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, लास्ट तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और आपको अच्छे नंबर और फर्स्ट डिवीज़न के लिए आपके लिए शुभकामनाएं हमेशा रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो उपभाग जो आपका 2 है, उसमें रासायनिक विज्ञान है। रासायनिक विज्ञान का 5वें का A जो है ये 2 नंबर का है, B जो है वो 2 नंबर का है। छठा जो दिया हुआ है वो उसका भी A और B 2 पार्ट है, ये भी 2 अंक के हैं। 7वां जो है इसके भी A और B पार्ट है, ये 3 मार्क्स के दिए हुए। 3 मार्क्स का तो एक ये पूरा हो गया, और 3 मार्क्स में ये आपको सारे के सारे करने हैं। या तो आप ये कर लो, या फिर अथवा में कहा है इसने इनके सारों के IUPAC नेम लिख दो। ठीक है दोस्तों, ये है सारे के सारे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका इसमें देखते हैं, और साथ में जो ये आपके जो है ये भी इसी का ही पार्ट है, 6 नंबर का। और जो नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में आपको कहा है, या तो आप ये पहला जो है A इसके 2 मार्क्स है, B इसके 2 मार्क्स है, और 9 जो है आपका ये बायो का पार्ट चल रहा है आपका। खंड जो 3 है ये जीव विज्ञान का पार्ट स्टार्ट हो गया आपका। पादप हार्मोन की 4 प्रमुख विशेषताएं बतानी है, ये आपका 4 मार्क्स का हो गया। और बाकी जो आपका 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका 4 मार्क्स का हो गया। जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, या तो ये कर लो या ये कर लो, वो सबके खंड का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि 11वां है, इसमें इस खंड 3 के जो लास्ट क्वेश्चन है 11वां, इसमें आपको 6 नंबर में ऑप्शन मिल रहा है, या तो आप ये कर लो या फिर आप ये कर लो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें उम्मीद है, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखो और मेहनत करो।